ओके, सो हम लोगों ने कल के लिए इस सेशन में रिस्क ओवरसाइट फंक्शन के बारे में समझा था। कल हमने रिस्क ओवरसाइट फंक्शन में फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के बारे में देखा, करेक्ट। फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस के अलावा साइबर सिक्योरिटी के बारे में देखा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के रिस्क ओवरसाइट रेगुलेशंस को लेकर देखा हमने। साथ ही साथ वो जो डॉड फ्रैंक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म एक्ट 2010 उसके बारे में समझा। अगर वहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करें, मान लो कल का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, डॉड फ्रैंक एक्ट 2010, वो किन के लिए मैंडेटरी है? फाइनेंशियल कंपनीज, फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज जिनका एसेट्स $10 बिलियन या उससे ज़्यादा है, उनके लिए मैंडेटरी है। एंड सम एनबीएफसीज, मतलब हमने क्या, बैंक्स एंड एनबीएफसीज, फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेशन कंपनीज, उन्हें मैंडेटरी क्या है? उनको रिस्क मैनेजमेंट कमिटी हर कंपनी में मैंडेटरी है, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, और उस कमिटी के अंदर एक एक्सपर्ट होना जरूरी है। जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन था, उन सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ने जो फैक्टर्स उन्होंने दिए उन पर्टिकुलर रजिस्ट्रेंट्स को, रजिस्ट्रेंट्स इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स दैट इन्वेस्टमेंट रजिस्ट्रेंट्स क्या देखा था? सिक्योरिटीज आर नॉट स्पेकुलेटिव और रिस्की, उसको लेकर उनका था। जो बॉयलर प्लेट फैक्टर्स है, नंदिनी उसको लेकर कंफ्यूज हो गई थी। बॉयलर प्लेट मतलब क्या? वो फैक्टर्स जो लेस रिस्की है। तो वो चाहते हैं कि जो लिस्टेड एंटिटीज है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन रिस्क की पैरामीटर्स को लेकर रिस्क मैनेजमेंट करे जो बॉयलर प्लेट के कैटेगरी में आते नहीं है। और हमने उसमें डिस्कस किया था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है हर लिस्टेड कंपनी का, उनका रिस्क ओवरसाइट में अहम रोल है। लीडरशिप स्ट्रक्चर को लेकर बोर्ड के उन्होंने कहा था कि आपको डिस्क्लोजर्स देना जरूरी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि हर कंपनी को अपनी जो कंपनी की कॉम्पेंसेशन पॉलिसी है वो कैसे मटेरियली एडवर्स अफेक्ट करेगी कंपनी पर, उसको डिस्क्लोज करना है। साथ ही साथ कॉम्पेंसेशन पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस जिसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, हाउ दे आर रिलेटिंग दिस टू रिस्क मैनेजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, रिस्क टेकिंग इन इट्स इंसेंटिव्स, वो हमने डिस्कस किया। हमने फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट में देखा कि वो मिटिगेशन क्रेडिट देते हैं। कौन? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मिटिगेशन क्रेडिट किसको देता है? उन कंपनीज को जो वॉलंटरली आगे आकर क्या करते हैं? रिस्क डिस्क्लोजर्स करते हैं। और हमने देखा उसमें कैसे वो जो मिटिगेशन क्रेडिट मिल रहा है, इसलिए काफ़ी कंपनीज, मैंने आपको एग्जाम्पल वॉलमार्ट का दिया था कि उन्होंने यूएस के कांग्रेस में जाके कैसे इंडिया में उन्होंने $100 करोड़ इंडियन गवर्नमेंट को लॉबिंग के लिए दिया था, ये डिस्क्लोज किया। बिकॉज कहीं ना कहीं फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ये चाहता था कि ट्रांसपेरेंसी तभी होगी जब कंपनीज वॉलंटली आके क्या करे? डिस्क्लोज करेगी अपने करप्टिव प्रैक्टिसेस, नंबर 1। नंबर 2, उन्हें सारे इंफॉर्मेशन क्या करना है? डिस्क्लोज करनी है, ऑल द रिलेवेंट फैक्ट्स एंड कल्पेबल इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करना है। उन्होंने टाइम टू टाइम रेमेडियल मेजर्स क्या करने? इंप्लीमेंट करने, और फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट को समय पर कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट करना है। जो कंपनीज बार बार करप्शन में इन्वॉल्व होती है, या जिन कंपनीज के अंदर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट कंसिस्टेंटली मिसकंडक्ट करता है, या जो कंपनीज के सिग्निफिकेंट कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स है इस मिसकंडक्ट के तहत, ऐसे कंपनीज को मिटिगेशन क्रेडिट नहीं मिलता है, तो वो एलिजिबल नहीं है। उसको लेकर मैंने कंक्लूजन रिमार्क लिख के दिया था आपको। आई होप सबके पास है ना? क्या था वो रिमार्क? पढ़ो। वन 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 बस, हाँ पढ़ो विक्रम। मुझे नहीं पता, मैं तुमको बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए। क्या पढ़ रहे हैं हम अभी? क्या बताया मैंने? किसका? कौन सा पार्ट बताया मैंने अभी? फर्स्ट बेंच पे बैठे हो तुम, कौन सा पार्ट बताया मैंने? टाइम पास चालू है? क्या कर रहे हो तुम? किधर ध्यान है?
ध्यान किधर है? मैंने क्या बताया कि कल मैंने जो अभी रिवीजन किया उसमें एक पार्ट लिख कर दिया था, तो कौन सा रिवाइज किया मैंने अभी पार्ट? किसके कंटेक्स्ट में? क्या कर रहे हैं? पनिशमेंट लोगे आज? लीव द क्लास, गो होम, दैट इज बेस्ट, बिकॉज वैसे भी तुम्हारा मूड नहीं, जाओ घर जाओ। उसके बाद हम लोगों ने फॉरेन कर प्रैक्टिसेस एक्ट के बाद हमने साइबर सिक्योरिटी के बारे में देखा था। साइबर सिक्योरिटी वायलेशंस में हमने नॉन यूरोपियन बेस्ड कंपनीज के अंदर यूरोपियन यूनियन किस तरह से क्या लाता है, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क ओवरसाइट फंक्शन को लेकर नॉन यूरोपियन कंपनीज को क्या मेजर्स लेने हैं वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट के फैक्टर्स और पैरामीटर्स उन बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज के लिए मैंडेटरी किया। और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का गाइडेंस रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी डिस्क्लोजर्स, वो 3 पार्ट देखा था। ये तीनों साइबर सिक्योरिटी में जो नॉन यूरोपियन बेस्ड कंपनीज है उनको ज्यादातर जनरल डाटा बोलो प्रोटेक्शन रेगुलेशन जीडीपीआर के तहत क्या करना है, डाटा कलेक्शन एंड डाटा प्रोसेसिंग को लेकर उन्हें क्या करना है, बोलो स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स है डाटा कलेक्शन एंड डाटा प्रोसेसिंग को लेकर। मैंने आपको कहा था कोई भी डाटा कलेक्ट करते हो परमिशन होना जरूरी है। तो वो स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट मतलब कि आप कंसेंट के बगैर डाटा ले नहीं सकते। नंबर 2, उनके पास इंक्रीज्ड डाटा सिक्योरिटी मैंडेट से हमने डिस्कस किया था, आईफोन का एग्जांपल। देन एनहांस्ड ऑब्लिगेशंस टू ऑब्टेन डाटा ओनर कंसेंट एंड स्ट्रिक्ट ब्रीच नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स, ना करने पर 4% ऑफ पेनल्टी वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू के उन पर लगेगा। ये नॉन यूरोपियन बेस्ड कंपनीज के लिए था यूरोपियन यूनियन की तरफ से। और मैंने एग्जांपल आपको कल दिया था फेसबुक का, फेसबुक का एग्जांपल दिया था। फिर जो न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है उन्होंने जो बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विस लॉज है उसके तहत उन इंस्टीट्यूशंस को कहा था कि उनके पास उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम डिजाइन होना चाहिए जिसमें कंज्यूमर्स का प्राइवेट डाटा प्रोटेक्ट हो। और वो जो भी क्या कहते हैं साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम है वो अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए, सीनियर कॉर्पोरेट ऑफिसर्स एंड अकम्पनीड बाय एनुअल कंप्लायंस सर्टिफिकेशन। मतलब उनका अगर हम 3 बातें कहेंगे वहां पर, साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम होना चाहिए जो कंज्यूमर्स का डाटा प्रोटेक्ट करे, कंज्यूमर्स का डाटा प्रोटेक्ट करे, और वो जो साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम है इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और उस साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम का सालाना एनुअल सर्टिफिकेशन, मतलब क्या भैया ये ऑल ओके। जैसे एएमसी होता है ना, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लो किसी बिल्डिंग में लिफ्ट है तो लिफ्ट का हर महीने आके वो बंदा टेस्ट करके बोलेगा ऑल ओके। वैसे ये साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम का एनुअल सर्टिफिकेशन मतलब सालाना कोई भी एक आउटसाइड एजेंसी आकर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आकर वो सर्टिफाई करेगा कि वो जो साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम उन्होंने इंस्टॉल किया है इट इज फुल प्रूफ, कंज्यूमर्स का डाटा उसमें प्रोटेक्ट हो रहा है। उसका मतलब है वो एनुअल कंप्लायंस सर्टिफिकेशन। समझना है सबको? एंड देन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को लेकर जो उन्होंने क्या दिया था, गाइडेंस रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी डिस्क्लोजर्स, उसमें उन्होंने कहा था कि जो लिस्टेड एंटिटीज है उन्हें साइबर इंसिडेंट्स को डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोज ऑल द सिग्निफिकेंट फैक्टर्स दैट मेक एन इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी मोर स्पेकुलेटिव और रिस्की। बोर्ड ओवरसाइट का डिस्क्लोजर्स कंट्रोल्स एंड प्रोसीजर्स। एक्चुअली वो जो पॉइंट नंबर 2 था ना, बोर्ड ओवरसाइट, बोर्ड ओवरसाइट में आगे आना चाहिए था बोर्ड ओवरसाइट कॉमा डिस्क्लोजर्स कंट्रोल्स एंड प्रोसीजर्स, उसको लेकर उनका डिस्क्लोजर्स। इनसाइडर ट्रेडिंग एंड 2 and 3 शुड बी बोर्ड ओवरसाइट में क्या, बोर्ड ओवरसाइट डिस्क्लोजर्स कंट्रोल्स एंड प्रोसीजर्स, ऐसा था बोर्ड ओवरसाइट डिस्क्लोजर्स कंट्रोल्स एंड प्रोसीजर्स। समझ रहा है? फिर इनसाइडर ट्रेडिंग एंड सिलेक्टिव डिस्क्लोजर्स। इसके अलावा मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लिख कर दिया था, एज पर द रिसेंट गाइडेंस। क्या कहा, पढ़ो, पढ़ने दो उसको, हाँ पढ़ो। Directors, officers, and other corporate insider must not trade a public company securities while in knowledge of significant cyber security incident by the companies, as it
is a material non-public information. मतलब क्या? मतलब क्या? सर वो जो कोई डायरेक्टर जिनके पास यूपीएसआई है उसके बेसिस पे इनसाइडर ट्रेडिंग ना करे, अगर करते हैं तो वो जो भी नॉन पब्लिश्ड है, नॉन पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन है, उसको लेकर कोई भी डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय किसी भी तरह के स्टॉक कंपनी के स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग ना करे, ये गाइडेंस दिया है। न्यूज एंकर के एग्जांपल दिया था मैंने। वो कल के जो एग्जांपल्स इसलिए देते ताकि वो आप याद रख सको, उससे लिंक कर पाओ, द पर्पस बिहाइंड दैट। हर एक पॉइंट का हमने डिस्कशन किया है। फिर लास्ट पॉइंट कल का थर्ड पार्टी गाइडेंस ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस था, जिसमें हमने भले ही वहां पर ब्लू रिबन था, बट हमने कोसो के बारे में डिस्कस किया था, और कोसो के अलावा मैंने एक और नॉर्थ फ्रंटियर का आपको लिख कर दिया था पॉइंट। जो कोसो का पार्ट था वो कहीं ना कहीं कंपनी के कोसो अप्रोच कहता है कि 5 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना है, ध्यान देना है। जो 5 इंटररेटेड कंपोनेंट्स है, मैंने आपको कहा था ये कोसो का पार्ट आप रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ते हो। अगर कल को एग्जाम में आ गया थर्ड पार्टी गाइडेंस ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस, आपने जो गवर्नेंस में रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ा हुआ पार्ट है वो एज इट इज छाप देना है कोसो का। यहाँ पे 5 है, वो 5 कंपोनेंट्स आप वहाँ पे पढ़ते हो ना, वो लिख के आना है 5 कंपोनेंट्स। आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, डिफाइन नहीं होता है। हाँ, कोसो का डेफिनेशन, बट उन्होंने डेफिनेशन नहीं पूछा ना आपको, उन्होंने गाइडेंस पूछा है। सी अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव आस्क्ड कि गाइडेंस क्या था। ये गाइडेंस किसको लेकर है? रिस्क ओवरसाइट फंक्शन को, रिस्क ओवरसाइट फंक्शन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस तरह से हैंडल करे उसको लेकर है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिस्क ओवरसाइट फंक्शन को कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, रिस्क ओवरसाइट फंक्शन का परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होना चाहिए, उसको लेकर ही गाइडेंस है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब वो 5 कंपोनेंट्स को इंटरलेट कर पाएंगे तो रिस्क ओवरसाइट फंक्शन ज्यादा बेटर होगा। क्लियर है? बढ़ते आगे नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ। रिकमेंडेशंस फॉर इंप्रूविंग रिस्क ओवरसाइट फंक्शन। अब इसमें जो दिया है रिकमेंडेशंस फॉर इंप्रूविंग रिस्क ओवरसाइट फंक्शन में पहला दिया रिस्क ओवरसाइट फंक्शन, सेकंड पैराग्राफ में सेकंड ब्रैकेट में दिया इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड्स। हम पहले रिस्क ओवरसाइट फंक्शन के बारे में, उसका इंप्रूवमेंट कैसे होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, बट दिस डिफरेंट पार्ट ना। अभी हम देख रहे हैं रिकमेंडेशंस फॉर इंप्रूविंग रिस्क ओवरसाइट फंक्शन। दिस इज टोटली डिफरेंट पार्ट। कल हमने यहां तक देखा था थर्ड पार्टी गाइडेंस था, कल गाइडेंस था, अब ये रिकमेंडेशन है। प्लीज समझना, कल का पार्ट जो गाइडेंस था वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस गाइडेंस दे रही थी। पहले हमने लॉज एंड रेगुलेशंस देखे, जो फॉरेन कर प्रैक्टिसेस एक्ट था, डॉट फ्रिंक एक्ट था, साइबर सिक्योरिटी जो नॉन यूरोपियन बेस्ड कंपनीज के लिए था, फिर वो न्यूयॉर्क स्टेट एजेंसी का था, सेक का था, वो क्या था, लॉज एंड रेगुलेशंस फॉर रिस्क ओवरसाइट फंक्शन, रिस्क मैनेजमेंट। अब ये देख रहे गाइडेंस फॉर रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क ओवरसाइट थर्ड पार्टी। अब देखिए रिकमेंडेशंस, मतलब ये रिकमेंडेशंस क्या होंगे, इन जनरल जो भी लॉज है, जो भी रेगुलेशंस है, जो भी गाइडेंस है, उसके बेसिस पर रिस्क ओवरसाइट फंक्शन को कैसे इंप्रूव करना है उसके रिकमेंडेशन है। मैंने कहा था जिन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिस्क ओवरसाइट फंक्शन को कैसे अपने अच्छे से मैनेज करना है नहीं पता है, तो इन रिकमेंडेशंस को पढ़कर उसके अनुसार अपने कंपनी में रिस्क ओवरसाइट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो देखो एक चीज आपको समझनी है, जो अभी तक के डिस्कशन में रिस्क मैनेजमेंट के आपने देखा होगा, हम जब कहते हैं ना रिस्क ओवरसाइट फंक्शन को क्या करना है, इफेक्टिवली मैनेज करना है, करेक्ट। मतलब एक सेकंड समझ लो, डोंट रीड ओवर दैट। रिस्क ओवरसाइट फंक्शन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम कहते हैं रिस्क ओवरसाइट फंक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है। रिस्क ओवरसाइट फंक्शन को इंप्रूव करना मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए जो भी लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए जो भी लोग हैं, कहाँ पर खास करके रिस्क मैनेजमेंट को लेकर, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी लोग हैं उनके साथ कोऑर्डियल रिलेशनशिप होना, उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन और डायलॉग होना, ये अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर पाएंगे तो रिस्क ओवरसाइट से ढंग से हो रहा है। इट्स वेरी सिंपल, डोंट ट्राई टू लर्न द थिंग्स, लॉजिकली समझो। रिस्क ओवरसाइट फंक्शन को अगर इंप्रूव करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिस्क, व्हाट इज रिस्क, मान लो ये रिस्क है और ये डायरेक्टर यहाँ पे ओवरसाइट मान लो देख रहा है, ओवर द साइड रिस्क ओवरसाइट फंक्शन को अच्छे से देख रहा है। वो कब देखेगा, जो भी जिनको भी वो देख रहा है वो उसे जो भी देख रहा है उसकी जानकारी दे रहे हैं समय समय पर। मतलब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो मैनेजमेंट है, कौन, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को लेकर जो मैनेजमेंट है, उन मैनेजमेंट के साथ समय समय पर डायलॉग में इन्वॉल्व हो, करेक्ट। जो रिस्क मैनेजमेंट को लेकर कमिटीज है, रिस्क मैनेजमेंट की कमिटीज है, उनको प्रॉपर सपोर्ट दे।
रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, उसके अंदर प्रॉपर रिसोर्सेज जो भी जरूरी है, मतलब सारे रिस्क बराबर आइडेंटिफाई होए कि नहीं उसको लेकर प्रॉपर रिसोर्सेस होना जरूरी। देखो हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफाइंग ऑल द रिस्क, सारे रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए उतना रिसोर्स होना जरूरी है ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब ये सपोर्ट देंगे, सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, डायलॉग करेंगे मैनेजमेंट के साथ, कमिटीज के साथ प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, तो हम कहेंगे रिस्क ओवरसेट फंक्शन अच्छे से निभा रहे। मतलब ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है रिस्क ओवरसेट फंक्शन। अगर आप देखोगे वहां पर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रमोट एन इफेक्टिव ऑनगोइंग रिस्क डायलॉग, ऑनगोइंग रिस्क डायलॉग विथ मैनेजमेंट। प्रमोट मतलब क्या, उन्होंने एनकरेज करना चाहिए। मतलब जब भी अभी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और यहां पर आप मैनेजमेंट हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिस्क ओवरसेट फंक्शन करना है तो मैनेजमेंट के साथ डायलॉग करे, करेक्ट। नंबर 2, design the right relationships between the board and its committees as to risk oversight। देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब बैठा है रिस्क ओवरसाइट करने के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस लेवल के है, वो रिस्क ओवरसाइट करेंगे तो उनके अंडर में भी लोग होंगे काम करने के लिए। तो वो कहते हैं कि भैया उस रिस्क ओवरसाइट को लेकर जो कमिटीज है डायरेक्टर्स की, उन कमिटीज के साथ अच्छे रिलेशनशिप होनी चाहिए, मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर डायलॉग होना चाहिए, कमिटीज जो है रिस्क ओवरसाइट की उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। आगे एंश्योर एप्रोप्रिएट रिसोर्सेस सपोर्ट द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब आपकी मैनेजमेंट के साथ कौन सी मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट, जो रिस्क मैनेजमेंट टीम है, जो रिस्क मैनेजमेंट टीम है, उन रिस्क मैनेजमेंट टीम के साथ प्रॉपर डायलॉग, जो रिस्क मैनेजमेंट टीम को लेकर आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो कमिटीज है, उन कमिटीज का साथ प्रॉपर रिलेशनशिप। देखो सारे डायरेक्टर्स होते हैं क्या, सारे डायरेक्टर्स रिस्क मैनेजमेंट में होते हैं क्या, नहीं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से जो डायरेक्टर्स रिस्क मैनेजमेंट कमिटी के अंदर होंगे, उन कमिटीज के साथ प्रॉपर डायलॉग, रिलेशनशिप, समझ रहे ना। और साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल कराना। ये 3 बातें अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सही ढंग से करेंगे तो वो कहते हैं कि आप रिस्क ओवरसाइट फंक्शन को अच्छे से इंप्रूव कर पाओगे। अब अगर किसी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नहीं पता रिस्क ओवरसाइट फंक्शन मतलब क्या, तो ये पढ़कर वो समझ पाएंगे। अब उसमें जो हमने देखा एप्रोप्रिएट एंड सपोर्ट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, तो राइट हैंड साइड में दिया है फिर इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मतलब क्या। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल कराएंगे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिव होगा मतलब क्या, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिव होगा मतलब क्या, सारे मटेरियल रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाएगा, एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर पाएंगे। और सुनो, जब हम कहते हैं इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, तो कंपनी के ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के साथ जब रिस्क मैनेजमेंट क्या पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी इंटीग्रेट होगी तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिव होगा। तो आगे उन्होंने दिया इंटीग्रेट कंसिडरेशन ऑफ रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट इनटू स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट एंड बिजनेस डिसीजन मेकिंग। मतलब ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, समझ रहे ना। और हमने डिस्कस किया है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के साथ जब रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगा, प्रॉपर्ली इंटीग्रेट होगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिव होगा। अरे समझ रहे ना, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी जो आपकी है वो जब आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के साथ प्रॉपर्ली अलाइन हो पाई, इंटीग्रेट हो पाई, मतलब आपका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिव है। और आगे ये पॉइंट नंबर 4 करना उसको, एडिक्वेटली ट्रांसमिट नेसेसरी इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल रिस्क टू सीनियर एग्जीक्यूटिव्स एंड द बोर्ड और रिलेवेंट कमिटीज। तो जो भी रिस्क आपने स्टेप नंबर 1 में क्या किए थे, आइडेंटिफाई किए थे मटेरियल रिस्क, उन मटेरियल रिस्क की जानकारी आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट कमिटीज है और जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स है उन तक पहुंचाना, ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ड्यूटी है। और ये जब प्रॉपर्ली उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगा तब जाकर हम कह सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिव है। तो एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा होना चाहिए, उस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम से जो भी मटेरियल रिस्क है, उन मटेरियल रिस्क की जो भी जानकारी है वो आपके सीनियर एग्जीक्यूटिव्स एंड बोर्ड और रिलेवेंट कमिटीज तक पहुंचना जरूरी है। सबको समझे। 2 अलग चीजें देखी हमने, रिकमेंडेशंस फॉर इंप्रूविंग रिस्क ओवरसाइट एंड इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, 2 अलग पॉइंट है। आपको कल को आ गया इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो आपको ये पार्ट लिखना है। और रिस्क ओवरसाइट फंक्शन को रिकमेंडेशंस के इंप्रूव करने के लिए तो ये 3 रिकमेंडेशंस है। बढ़ो आगे। ये जो पार्ट है ना, एक्शन प्लान फॉर द बोर्ड और कमिटीज एज अ पार्ट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट ओवरसाइट, मैं कहूंगा कुछ नहीं, जो अभी तक हमने देखा है वही है। एक्शन प्लान फॉर द बोर्ड और कमिटीज एज अ पार्ट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट ओवरसाइट, मतलब क्या, यहां पर भी हम कहेंगे जितना भी आपने रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा है, आप सुनो, आपके ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क एपेटाइट
रिस्क फिलोसॉफी, समझ रहे ना, रिस्क गवर्नेंस, जो भी आपने रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ा है ना, ये सब कुछ पढ़ा है कि नहीं भाई? तो हम जब कहते हैं एक्शन प्लान फॉर द बोर्ड और कमिटीज एज अ पार्ट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट ओवरसाइट, मतलब एंटायर रिस्क मैनेजमेंट के अंदर उन्हें कंपनी का रिस्क फिलोसॉफी, रिस्क एपेटाइट, देन कंपनी के अंदर जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है वो इफेक्टिव है कि नहीं वो देखना, ये एक्शन प्लान में आएगा बोर्ड और कमिटीज के। क्या दिया देखो ना, रिव्यू विथ मैनेजमेंट, रिव्यू विथ क्यों? ऊपर हमने देखा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किसके साथ डायलॉग में जाना है? मैनेजमेंट के साथ। तो अगर रिस्क मैनेजमेंट ओवरसाइट के लिए रिव्यू विथ मैनेजमेंट, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैनेजमेंट के साथ समय समय पर किस बात का रिव्यू करना चाहिए? रिव्यू विद द मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज रिस्क एपेटाइट, रिस्क टॉलरेंस, वेदर कंसिस्टेंट विद कंपनी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। समझ रहा है क्या? देन रिस्क द कंपनी फेसेस, द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ दोस रिस्क्स, रिस्क एनालिसिस होता है ना, रिस्क एनालिसिस, मिटिगेटिंग मेजर्स, रिस्क मिटिगेशन एंड एक्शन प्लान्स, ये आपने पढ़ा है कि नहीं? Ways to measure the risk. Adequate procedures are in place to identify new risks. Board's expectation as to each group's respective responsibilities. Company's executive compensation structure, risk policies and procedures. Quality, type and format of risk-related information provided to directors. Design of the company's risk management functions. Risk culture, risk management strategy, internal control system, reports from management, independent auditors, internal auditors, legal counsel, regulators, stock analysts and outside experts. इसमें मुझे कोई बोलेगा रिस्क कल्चर किसे कहते हैं? Since you have studied risk management, what is risk culture? रिस्क कल्चर आपने पढ़ा है ये गवर्नेंस के अंदर, यू हैव स्टडीड रिस्क कल्चर, वहां पे कुछ नहीं पता है तो बोलो, फेंको मत। माहौल बना माहौल बना। कंपनी में अगर जो भी रिस्क होती है तो उसको बीओडी या फिर मैनेजमेंट मतलब किस तरह से लेती है, सीरियसली ले रही है, उसका कल्चर क्या है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों पता है, दोनों बैंकिंग सेक्टर में, दोनों का रिस्क कल्चर अलग है। एचडीएफसी बैंक इज नोन फॉर इट्स कंजर्वेटिव, क्या बता रहा हूं मैं, कंजर्वेटिव रिस्क टेकिंग पॉलिसी, whereas ICICI Bank is known for its aggressive risk policies. What is risk culture? जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट है, जो प्रमोटर्स है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनकी रिस्क लेने की जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है, वो ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क कल्चर को डिफाइन करता है। जैसे कॉर्पोरेट कल्चर आपने पढ़ा है, कॉर्पोरेट कल्चर, व्हाट इज कॉर्पोरेट कल्चर? एक कंपनी का माहौल, कंपनी का माहौल, एटमॉस्फेयर, कंपनी का एनवायरनमेंट, कंपनी का एनवायरनमेंट ये कंपनी के लीडर पर होता है। अजीम प्रेमजी विप्रो को रन करते, रतन टाटा लुक्स आफ्टर टाटा ग्रुप, नारायण मूर्ति आफ्टर इन्फोसिस, हर एक बंदे ने अपना अपना क्या बनाया, कॉर्पोरेट कल्चर अपनी कंपनी में डाला है। जितनी सादगी से नारायण मूर्ति रहता है, उतनी सादगी से इन्फोसिस अपना रिजल्ट्स प्रेजेंट करते हैं और काम करती है। Someone told me once, और सेम थिंग लाइक अजीम प्रेमजी ऑल्सो, अजीम प्रेमजी अभी भी भले वो इतने वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन रह चुके हैं, अभी भी अजीम प्रेमजी के पास उनकी मारुति कार है जिसमें वो कंपनी में आते हैं। He doesn't drive a BMW or a Mercedes or anything else. He has his own मारुति कार, और भले उनके कार के आगे एक दो गाड़ी होगी, पीछे गाड़ी, बट वो मारुति कार में जाते हैं। अजीम प्रेमजी को ऐसा कहा जाता है, he was the pioneer to in the Indian corporate world who led the foundation of charity and made other Indian corporate leaders to go and think of donating their wealth to charity. अजीम प्रेमजी का चैरिटी का वर्क देखकर बिल गेट्स इंस्पायर हुए थे, और बिल गेट्स ने अपनी चैरिटी में अपनी वेल्थ 98% डोनेट की। बिल गेट्स अजीम प्रेमजी के साथ साथ वॉरेन बफेट से इंस्पायर हुए थे। वॉरेन बफेट ना अजीम प्रेमजी, यू हैव हर्ड अबाउट देयर स्टोरी। वॉरेन बफेट सुना है ना? तो वॉरेन बफेट और बिल गेट्स, इन दोनों, हम कहते हैं इन दोनों के बीच का जो डिस्कशन था उसमें बिल गेट्स इंस्पायर हुए थे, और कहीं ना कहीं इंडिया के अजीम प्रेमजी से उन्होंने खुद कबूला था। कितने लोगों को अजीम प्रेमजी के बारे में तो इतना पता ही नहीं होगा,
बट अजीम प्रेम जी इतने डाउन टू अर्थ पर्सन है वैसे, और उन्होंने बहुत अच्छे से अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या दिया, सक्सेशन प्लानिंग किया। आपने पढ़ा है ना सक्सेशन प्लानिंग गवर्नेंस में। सक्सेशन प्लानिंग टाटाज में फेल हो गया, बट अजीम प्रेम जी ने कंपनी के अंदर अपनी कंपनी की विप्रो की बागडोर बराबर से अपने बेटे के हाथ में दे दी, बड़े बेटे के हाथ में। सक्सेशन प्लानिंग करना ये भी एक स्किल होता है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस इज दैट यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, जो रिस्क, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो मैनेजमेंट के साथ समय समय पर रिस्क मैनेजमेंट ओवरसाइट को लेकर क्या रिव्यू करेंगे, वो जब हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें रिस्क कल्चर को रिव्यू करना है। रिस्क कल्चर को मैंने आपको कॉर्पोरेट कल्चर बताया, तो रिस्क कल्चर क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क कितनी लेनी चाहिए, ये ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क कल्चर डिफाइन नहीं हमारे पॉलिसी में नहीं आता है। देखो कई बार आप जाओ, मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो बोलेंगे भाई हमारे पॉलिसी में इतना, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। जैसे कि आपको मान लो बैंक से लोन लेना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 9.5% है, वेयर कैनरा बैंक का है 9.75%, 7.5%। आपने कैनरा बैंक वालों बोला कि भाई हमें 9.5 से स्टेट बैंक मिल रहा है, बोले सॉरी हमारे यहाँ पे 9.75 से हम कम नहीं दे सकते। ये हमारा रिस्क कल्चर है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहे? तो ये रिस्क कल्चर हर ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, डिफाइंड होता है। उस रिस्क कल्चर को आपको समय के अनुसार बदलना जरूरी है। जैसे आरबीआई अपना रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बदलता है, सीआरआर, तो बैंक्स अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज्यादा करते। क्यों करते कम ज्यादा? उनका रिस्क कल्चर उस पर है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो रिस्क कल्चर, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये सबको समय समय पर रिव्यू करना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। किसके साथ मिलकर? मैनेजमेंट के साथ मिलकर। मैनेजमेंट के रिपोर्ट्स, इंडिपेंडेंट ऑडिटर के रिपोर्ट्स, इंटरनल ऑडिटर के रिपोर्ट, लीगल काउंसिल, रेगुलेटर्स, स्टॉक एनालिस्ट, आउटसाइड एक्सपर्ट्स। Thus, the board of directors should focus on the risk impact and be ready to resist pressures. Resist pressure मतलब क्या? Pressures को नजरअंदाज करना, pressure के अंदर ना आना। To resist pressure to take steps that board determines are not in the company's or shareholders' best interest, as well as explain the decision to its shareholders. मतलब board of directors का अहम रोल है किसके अंदर? रिस्क मैनेजमेंट ओवरसाइट। देखो रिस्क ओवरसाइट अलग है, रिस्क मैनेजमेंट ओवरसाइट है। Risk management oversight is not done by board of directors alone. Risk management oversight is done by the board of directors along with the management. ये भूलो मत, नहीं तो ऊपर का रिस्क ओवरसाइट और इसमें क्या फर्क है? फर्क है। रिस्क ओवरसाइट फंक्शन ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है, बट रिस्क मैनेजमेंट ओवरसाइट ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट दोनों की जिम्मेदारी है। एक मिनट दे रहा हूं, देख लो वो पॉइंट जो हमने डिस्कस किया है। कोई डाउट है तो पूछो। समझा सबको? पक्का? एक मिनट के लिए अभी हम रिस्क ओवरसाइट फंक्शन को लेकर डिस्कस करें ऊपर, तो हमने रिस्क ओवरसाइट फंक्शन में क्या देखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैनेजमेंट के साथ रिस्क ओवरसाइट फंक्शन को लेकर डायलॉग में रहना है, नंबर 1। नंबर 2, उन्हें अपने कमिटीज के साथ जो स्टैंडिंग कमिटीज है रिस्क मैनेजमेंट की, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप रखने हैं, और जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है उसको सपोर्ट करना है बाय मेकिंग अवेलेबल ऑल द रिसोर्सेस। जब ये 3 बातें वो कहीं करेंगे, सही ढंग से करेंगे, तो रिस्क ओवरसाइट फंक्शन वो अच्छे से निभा पाएंगे। और रिस्क ओवरसाइट फंक्शन को अगर मैनेज करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैनेजमेंट के साथ उन सारे जो हमने फैक्टर्स देखे उन फैक्टर्स को रिव्यू करना है। ये रिव्यू कैसे होगा? सालाना होगा। रिव्यू विद द मैनेजमेंट फ्रॉम 1 to 13 वो फैक्टर्स देखे। क्लियर है सबको? बढ़ू में आगे। व्हाट इज द नेक्स्ट हेडिंग गिवन? स्पेशल कंसिडरेशंस रिगार्डिंग एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस रिस्क। एक सेकंड, ESG आपने ये अगेन एथिक्स में, बिजनेस एथिक्स में CSR एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के अंदर पढ़ा होगा।
सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में पढ़ा होगा ना, ESG इंडेक्स होता है, डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स है, पढ़ा है कि नहीं? अब ये दे रहे स्पेशल कंसिडरेशंस रिगार्डिंग एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस रिस्क. अब लेट मी फर्स्ट कम टू द पॉइंट, लेट अस डिस्कस एंड देन विल गो एंड रीड दैट. व्हाट इज, व्हाई दे हैव गिवन दिस स्पेशल कंसिडरेशन. मतलब किसी भी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इस ESG रिस्क को स्पेशल कंसिडरेशन, मतलब स्पेशली क्यों कंसिडर करना है? Why board of directors cannot ignore ESG risk for their organization? Special considerations are required regarding ESG risk. You may have studied कि आने वाली शताब्दी में या आने वाले कल में वही कंपनीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएगी जो ESG पर काम करती है, जो एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस प्रिंसिपल्स और फैक्टर्स फॉलो करती है. वही कंपनीज क्या कर पाएगी? सस्टेनेबल, मतलब हम कह सकते हैं बिजनेस में गोइंग कंसर्न रह पाएगी. ये आपने पढ़ा भी होगा. जब हम कहते हैं एनवायरमेंटल, मतलब क्या? जैसे हम कहते हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, करेक्ट? तो ये एनवायरमेंटल लायबिलिटीज जो है, एनवायरमेंटल लायबिलिटीज, बिग कॉर्पोरेट हाउसेस हैव अंडरस्टूड नाउ कि इफ एनवायरमेंट इज नॉट टेकन केयर ऑफ, द कंपनीज विल नॉट बी एबल टू रन देयर बिजनेस फॉर अ लॉन्गर टाइम. तो इट गोज हैंड इन हैंड. वो कहते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो एनवायरमेंटल लायबिलिटीज, एनवायरमेंटल रिस्क है, उन्हें कंसिडर करना चाहिए अपने कंपनी को लेकर, एनवायरमेंटल रिस्क. साथ ही साथ सोशल और गवर्नेंस में, वो कहते हैं सोशल एंड गवर्नेंस में क्या आएगा? कंपनी के कंज्यूमर्स है. कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं? कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा हो, क्वालिटी हो. तो प्रोडक्ट की सेफ्टी को लेकर कंज्यूमर को. फिर कंपनी के साथ कौन जुड़ा है? एम्प्लॉइज. सोशल और गवर्नेंस में हम कहेंगे एम्प्लॉइज के लिए लेबर स्टैंडर्ड्स अच्छे हो. जब हम कहते हैं ESG रिस्क को उन्हें कंसिडर करना है, मतलब अगर लेबर स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए सही ढंग से, कंज्यूमर्स के सेफ्टी के बारे में ध्यान नहीं दिया, एनवायरमेंटल लायबिलिटीज को इग्नोर किया, तो ये भले रिस्क मैनेजमेंट के अंदर नहीं आ रहा है, ये रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आता है, बट ये स्पेशली ESG रिस्क वो है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते. हम कहते हैं अलग अलग रिस्क है, सारे रिस्क मैनेजमेंट में कवर होता है, बट उसमें से कौन से रिस्क को स्पेशली कंसिडर करना है? ESG रिस्क. वैसे हम आगे देखें और कौन सा रिस्क देखना है? साइबर सिक्योरिटी रिस्क. मतलब जब आप रिस्क ओवरसाइट फंक्शन के अंदर, जब आपकी रिस्क मैनेजमेंट कमिटी आइडेंटिफाई करेगी सारे रिस्क को, उसमें उन रिस्क को आइडेंटिफाई करते वक्त, मटेरियल रिस्क को, उन्हें ESG रिस्क को स्पेशली कंसीडर करना है. मैं जो बोलो समझ रहे हैं? क्यों करना है? वी अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ इट. और वैसे ही साइबर सिक्योरिटी रिस्क को कंसीडर करना है. क्यों? हमने देखा है साइबर सिक्योरिटी रिस्क अगर आपने कंसीडर नहीं किया तो जो नॉन यूरोपियन बेस्ड कंपनीज है देखा ना, उनको 4% ऑफ द वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू पेनल्टी. साइबर सिक्योरिटी रिस्क मतलब क्या? डाटा प्रोटेक्शन, डाटा कलेक्शन, डाटा सिक्योरिटी. तो वो साइबर सिक्योरिटी रिस्क में आता है. साइबर सिक्योरिटी रिस्क में और क्या आएगा? कंपनी का जो ओवरऑल, हम आगे वो दिया साइबर सिक्योरिटी, इसलिए मैं दोनों एक साथ डिस्कस करूँ आपके साथ. अभी मैंने ESG रिस्क डिस्कस किया ना, पहले बता देता हूँ. साइबर सिक्योरिटी में और क्या आएगा? आपके कंपनी का जो सिस्टम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिस्टम, उस साइबर सिस्टम का समय समय पर ऑडिट कराना. साइबर सिक्योरिटी रिस्क को कंसिडर करना, उसको ऑडिट कराना. आपको पता है क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सिस्टम्स ऑडिट करते हैं. सिस्टम्स ऑडिट. सिस्टम्स ऑडिट क्या? CA बनने के बाद एक डिग्री है DISA, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट. वो DISA कोर्स जो CA पास होता है, उसको बैंक्स के सिस्टम्स ऑडिट आते हैं. सिस्टम मतलब जो बैंक का इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम्स है, उसका वो ऑडिट करते हैं, क्योंकि आजकल कोर बैंकिंग है ना. तो सिस्टम्स ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी रिस्क. तो जैसे यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये हेडिंग का मतलब स्पेशल कंसिडरेशंस रिगार्डिंग एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस. किसमें कंसिडरेशन होना चाहिए? रिस्क मैनेजमेंट करते हो इनका ध्यान रखना चाहिए. लेट अस रीड दैट. इंट्रोडक्शन. ESG रिस्क रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक सबसेट. क्या दिया? सबसेट ऑफ जनरल रिस्क. मतलब सारा रिस्क जो हम आइडेंटिफाई करते हैं उसमें से ये रिस्क स्पेशली सबसेट है दैट अ कंपनी मस्ट मैनेज वेयर रिलेवेंट बाय आइडेंटिफाइंग एंड मिटिगेटिंग कंपनी स्पेसिफिक रिस्क सच एज environmental liabilities, labor standards, consumers and product safety, leadership succession, contingency planning for macro level risk. I hope you understand. वो कहते हैं आपके रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में जब आप फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई करते हो ऑल द मटेरियल रिस्क, उन आइडेंटिफाई करते हो ऑल मटेरियल रिस्क में आपने ESG रिस्क को कंसिडर करना जरूरी है. ESG रिस्क में ये सारे फैक्टर्स दिए और उनको समझ कर, आइडेंटिफाई कर उनको लेकर, उनको मिटिगेट करने के लिए, उन रिस्क को कम करने के लिए आपने प्रॉपर स्टेप्स लेने चाहिए. ये वो कह रहे हैं ना? अरे बोलो भाई. आगे आइडेंटिफाइंग
एंड चाहिए, एंड आइडेंटिफाइंग एंड मिटिगेटिंग रिस्क। पहले आइडेंटिफाई करना फिर मिटिगेट करना। BOD shall ensure integrating sustainability and ESG related risk matters into corporate strategy। भाई जब हम कहते हैं ऊपर जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है वो आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी से अलाइन होना चाहिए, तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का जो सब पार्ट है क्या, ESG रिस्क, उसको भी तो अलाइन करना है ना। अभी शू बोलते सर इसको अलाइन कैसे कर सकते, इसको क्या, हाउ ESG रिस्क आर aligned or integrated with the corporate strategy, तुमको पता है? I'll give you example of it। मारुति कंपनी ने डीजल कार मैन्युफैक्चर करना ही बंद कर दिया। समझते हैं क्यों किया? डीजल कार का तो बहुत डिमांड है एज अ पार्ट ऑफ देयर ESG रिस्क, बिकॉज डीजल से जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है वो बहुत हाई परसेंटेज में होता है एज कंपेयर टू पेट्रोल, 10 टाइम ज्यादा। मारुति कंपनी का सेल्स जो डीजल से आता था, डीजल कार से, उन्होंने डीजल कार बनाना बंद कर दिया, अनाउंस कर दिया वी आर स्टॉपिंग आवर प्रोडक्शन ऑफ डीजल कार्स। लोग बोलते पागल है, डीजल का दाम कम है पेट्रोल का ज्यादा है, लोग डीजल कार खरीदेंगे, लोग आज भी देखते। बट उन्होंने एज अ पार्ट ऑफ देयर कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी मैंने उन्होंने ESG उसको इंटीग्रेट किया। आगे कुछ कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स ही 100% इको फ्रेंडली बना दिए। जब गणपति फेस्टिवल आता है कुछ लोग अपने स्टॉल जब गणपति के लगाते हैं बोलते हैं 100% इको फ्रेंडली गणपति बेचेंगे हम किसी और गणपति को नहीं बेचेंगे जो एनवायरमेंट को पोल्यूट करे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यहाँ पर उन एग्जाम्पल उन पर्संस ने या फिर कॉर्पोरेट हाउसेस ने क्या किया, अपने कंपनी के स्ट्रेटेजी के साथ एनवायरमेंटल रिस्क को इंटीग्रेट किया ना। वो कह रहे हैं कि आपके ESG रिस्क को इंटीग्रेट करना है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में ESG को लेकर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स ऐसे हो जो ESG पैरामीटर्स पर खरे उतरे। मतलब ESG पैरामीटर्स में एनवायरमेंटल लायबिलिटीज के साथ साथ कंज्यूमर की प्रोडक्ट सेफ्टी, लेबर स्टैंडर्ड्स, अरे बोलो भाई, प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है ना ISI मार्क, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। व्हाई? टू एंश्योर दैट दे आर इंटीग्रेटेड विद द ESG। क्लियर है? आगे, मेजर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट बोर्ड एंड मैनेजमेंट to assess social and environmental issues as a condition for voting in favor of shareholders proposal। What is the meaning of this point? कौन बोलेगा? हाँ, कि है ना जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स है ना वो उसी रेजोल्यूशन में फेवर करेंगे जो ESG में है। हाँ, और ये आपने गवर्नेंस में पढ़ा होगा, ये आपने गवर्नेंस में पढ़ा है। आने वाले कल में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे जो ESG पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं। ESG रिपोर्ट इसलिए होता है ना, कंपनी उसके ऊपर रैंकिंग देते, इन्वेस्टर्स उसके ऊपर। बिकॉज देखो इन्वेस्टर भी क्या चाहता है, अपने पैसे की सेफ्टी। तो जो कॉर्पोरेट हाउसेस ESG को कंसिडर करते हैं वो लंबे समय तक गोइंग कंसर्न रहेंगे, ये अपने आप में एक इंडिकेटर है। क्लियर है? आगे, बोर्ड should consider how the risk oversight role specifically applies to ESG related risk। Board should be comfortable with the company's approach to external reporting on ESG issues। जो रिपोर्ट्स आती है ESG के, एक्सटर्नल मतलब क्या, इन्वेस्टर्स के लिए जाते हैं रिपोर्टिंग। अरे ESG रिपोर्ट जो होता है ना सालाना, पिछले साल में कंपनी ने एनवायरमेंट को लेकर क्या डैमेज किया, क्या केयर लिया, सोशल क्या डैमेज हुआ, क्या प्रोटेक्शन हुआ, उसका रिपोर्ट। ये एक्सटर्नल मतलब क्या, बाहर के स्टेक होल्डर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। Directors and management to educate themselves and become conversant on the key ESG issues। Creating corporate sustainability and responsibility and sustainability committee that is specifically tasked with the oversight of specified ESG matters and ensure that committee properly coordinates with any other committees tasked with other types of risk oversight so that board as a whole is satisfied। Thus, company's ability to manage ESG matters demonstrate the leadership and good governance that is essential to sustainable growth। भैया कंपनी क्या चाहती है? सस्टेनेबल ग्रोथ। कंपनी अगर सस्टेनेबल ग्रोथ चाहती है तो उसके लिए कंपनी को ESG रिस्क को कंसीडर करना जरूरी है। और ESG रिस्क में कंसीडर करना मतलब क्या, ESG रिस्क को आइडेंटिफाई करना और मिटिगेट करना। उस आइडेंटिफिकेशन और मिटिगेशन में कितने स्टेप्स है? 6। ये 6 पॉइंट्स है। ये 6 पॉइंट्स एक बार देख लो। आइडेंटिफाइंग ESG,
आइडेंटिफाइंग द ईएसजी रिस्क से लेकर उन ईएसजीज को आइडेंटिफाई करने के बाद उनको मिटिगेट करने के लिए कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के साथ इंटीग्रेट करना, फिर उसको लेकर क्या करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटीग्रेट क्यों करना है, बिकॉज इन्वेस्टर्स उसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जहां पर ईएसजी इश्यूज को कंसिडर किया जा रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने रिस्क ओवरसाइट रोल के अंदर भी ईएसजी को कंसिडर करना है, ईएसजी रिपोर्टिंग होना जरूरी है, ईएसजी इश्यूज के बारे में उनको पता होना चाहिए। जो कमिटीज है ईएसजी को लेकर, उन कमिटीज ने इंश्योर करना चाहिए कि वो बाकी कमिटीज के साथ प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट करे, जिससे रिस्क ओवरसाइट सही ढंग से हो। देखो पॉइंट्स समझे कि नहीं? वो फोर्थ वाला पॉइंट तो बोथ शुड कंफर्टेबल विद द कंपनी। मतलब क्या रिपोर्टिंग, बोर्ड ईएसजी रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होगी, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये टाइम डेलीगेट करेंगे ना, तो ईएसजी रिपोर्ट को लेकर जब बोर्ड में सहमति होगी तो ईएसजी रिपोर्ट बनेगा। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले कंफर्टेबल होना चाहिए ईएसजी रिपोर्ट को लेकर। अगर किसी, तुमको पता है कि आपने एक टर्म पढ़ा होगा ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग अलग है। समझा सर। हाँ क्या है बोलो? सर की कंपनी दिखाती है कि हम अच्छा काम हाँ ग्रीन वॉशिंग, कंपनीज दिखाती है हम अच्छा काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं होता है। दिखाते हैं हमारा प्रोडक्ट इको फ्रेंडली, बट वो इको फ्रेंडली नहीं होता, वो हार्मफुल होता है, उसे कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। यहां पर वो कह रहे हैं कि कंपनी को अपने ईएसजी इश्यूज को लेकर जब ईएसजी रिपोर्टिंग होगा तो ईएसजी रिपोर्टिंग के बेसिस पर कंपनी का ईएसजी का रैंक आएगा। अब वो ईएसजी रैंक अगर आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसमें अगर कंफर्टेबल कब होंगे, जब उन्हें पता है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो वाकई में ईएसजी रिस्क को कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें कंज्यूमर्स की सेफ्टी का ध्यान है, कंपनी के प्रोडक्ट्स को बनाते वक्त सारे लेबर स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया। तो ये जब कंपनी का प्रोडक्ट एनवायरमेंट को हार्मफुल नहीं है, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसमें कंफर्टेबल होंगे, तभी वो ईएसजी रिपोर्टिंग में कंफर्टेबल होंगे। ये वो पॉइंट है, शुड बी कंफर्टेबल, मतलब आपको समझना है कि ईएसजी रिपोर्टिंग को लेकर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ो आगे। एंटीसिपेटिंग फ्यूचर रिस्क। हाँ बेटा कुछ काम है, कुछ चाहिए? कह दिया एंटीसिपेटिंग फ्यूचर रिस्क। Anticipating future risk is a key element of avoiding or mitigating those risks before they escalate into crisis. The company's risk management structure should assess and analyze the most likely areas of future risk, counters, and understanding risk inherent in the company's strategic plans. Risk arising from the competitive landscape and the potential for technology. Other developments to impact the company's profitability. Prospects for sustainable long-term value chain. एक सेकंड, की एलिमेंट है फ्यूचर रिस्क को आइडेंटिफाई करना, वो ठीक है। फर्स्ट उन्होंने क्या दिया एंटीसिपेटिंग फ्यूचर रिस्क के लिए? मैनेजमेंट स्ट्रक्चर शुड असेस एंड एनालाइज द मोस्ट लाइकली एरियाज ऑफ फ्यूचर रिस्क एंड अंडरस्टैंड रिस्क इनहेरेंट। कॉम्पिटिटर से आने वाला रिस्क, टेक्नोलॉजी से आने वाला रिस्क, अदर मैक्रो डेवलपमेंट्स, फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के लिए कौन से प्रोस्पेक्ट्स है। तो एंटीसिपेटिंग फ्यूचर रिस्क में उन्होंने क्या कहा है, कंपनी के मैनेजमेंट ने वो सारे फ्यूचर रिस्क एरियाज को आइडेंटिफाई करना है, साथ साथ कंपनी की जो इनहेरेंट रिस्क है कंपनी के स्ट्रेटेजी से उसको अंडरस्टैंड करना है, जिससे वो कॉम्पिटिटर से आने वाला रिस्क, टेक्नोलॉजी से आने वाला रिस्क, जो बाकी के मार्केट डेवलपमेंट्स है, अदर डेवलपमेंट्स दैट इम्पैक्ट कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी में क्या एग्जांपल आएगा? कोविड-19। COVID-19 was a development that affected many companies' profitability. If those companies, कुछ कंपनीज ने COVID-19 में वो बंद हो गई, कुछ कंपनी उसको एंटीसिपेट करके उसका बिजनेस बनाया, they immediately switched over. COVID-19 की जैसे जरूरत थी वैसे प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। जब वो सैनिटाइजर, कुछ कंपनी ने सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया। जो कंपनीज कभी सैनिटाइजर बिजनेस में नहीं थी, केमिकल बिजनेस में थी, पर अपॉर्चुनिटी देखी, सैनिटाइजर बना दिया, तो उन्होंने उसको क्या किया, अडॉप्ट किया ना। तो
तो वो कहते हैं अदर डेवलपमेंट दैट कैन इम्पैक्ट कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, ये आपके फ्यूचर रिस्क एंटिसिपेशन में आना चाहिए, समझ रहे कि नहीं। और वो सारे प्रोस्पेक्ट्स जो कंपनी को सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के लिए हेल्प करे उसको ध्यान में रखना चाहिए। सो हम फ्यूचर रिस्क को एंटिसिपेट करते हैं, पहले से ही समझने की कोशिश करते। क्यों करते? इन बातों के लिए, क्योंकि अगर हम उसे करेंगे तो हमें कंप्यूटर से आने वाला क्या रिस्क है, टेक्नोलॉजी से आने वाला क्या रिस्क है, अदर डेवलपमेंट। जैसे भी एक टीचर न्यू सिलेबस के अंदर जो एमसीएस पढ़ाता है, जो फंडिंग पढ़ाता है, जो आईबीसी पढ़ाता है, उसके लिए एंटीसिपेट हो गया, डेवलपमेंट्स हैव चेंज्ड। जो आरसीडी पढ़ाता है तो ये डेवलपमेंट्स अगर उसने पहले से ही एंटीसिपेट करके लिए तो वो डाइवर्सिफाई कर सकता है ना। कुछ लोगों की दुकान बंद हो गई, तो एंटीसिपेटिंग द फ्यूचर रिस्क, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब अच्छे समझो आपको क्योंकि उसको भी तो सस्टेनेबल और बना रहना है, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन उसे भी करना है, उसकी भी फैमिली है, उसके भी बीवी बच्चे है, बच्चे नहीं बट बीवी तो है अभी। बढ़ते आगे, जस्ट फनी है सटायरली। लीगल कंप्लायंस प्रोग्राम, लीगल कंप्लायंस क्यों करना चाहिए? लीगल कंप्लायंस, व्हाई लीगल कंप्लायंस शुड बी डन, पहले मुझे बोलो। ये आपने एथिक्स में पढ़ा होगा, बट क्या पढ़ा था? कुछ लोग पेनल्टीज के डर से कंप्लाई करते हैं और कुछ एथिकल, उसको एक प्रॉपर वर्ड है, उसको एक प्रॉपर वर्ड है जो देखो एक होता है इन ट्रू स्पिरिट एंड लॉ। Some companies comply law to avoid the penalties, whereas some companies in the true spirit of law they comply the law. जैसे वो एग्जाम्पल मैं अक्सर देता हूँ कि कुछ कंपनी अच्छा इनकम टैक्स नहीं पे किया तो पेनल्टी लगेगा इसलिए पे करते हैं, कुछ लोग इनकम टैक्स पे करना अपनी जिम्मेदारी समझते, फर्क है ना दोनों में। तो यहां पर लीगल कंप्लायंस प्रोग्राम्स कंपनी में होना के जो लीगल कंप्लायंस प्रोग्राम्स अगर कंपनी में होंगे तो जो लीगल रिस्क कंपनी फेस कर सकती है वो लीगल रिस्क का हम कह सकते हैं जो इंपैक्ट है वो मिनिमाइज होगा, मिटिगेट होगा। लेट अस रीड दैट। देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग टोन। टोन मतलब क्या? वी कैन से डिजायर, थॉट। टोन मतलब क्या? डिजायर, थॉट एट द टॉप from the board and senior management emphasizing the company's commitment to full compliance with legal and regulatory requirements as well as internal policies. ये तो हम बोलेंगे चलता है, इंडिया है, सब चलता है, तो ऐसे नहीं चलेगा। वो कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए टॉप पे, समझ रहा? आगे साइलेंट फीचर्स, सीनियर मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड द बोर्ड और कमिटी विद एप्रोप्रिएट रिव्यू ऑफ द company's legal compliance programs and how they are designed to address the company's risk profile and detect and prevent wrongdoing. I'll say. तो यहां पर जो मैनेजमेंट है वो कंपनी का लीगल कंप्लायंस प्रोग्राम को लेकर किसके साथ रिव्यू कर रहा है? बोर्ड के साथ, करेक्ट? और कैसे वो लीगल कंप्लायंस प्रोग्राम कंपनी के रिस्क प्रोफाइल को और रॉन्ग डूइंग को प्रिवेंट करेगा, ये बता रहे। A compliance program should be designed by persons with relevant expertise and will typically include interactive training as well as written materials. Compliance policies should be reviewed periodically. There should be consistency in enforcing stated policies through appropriate disciplinary measures. Clear reporting systems in place both at the employee level and the management level so that employees understand when and to whom they should report suspected violations and so that management understand the board's or committee's informational needs for its oversight purposes. Appoint a chief compliance officer जो कि कंपनी सेक्रेटरी होता है and or constitute a compliance committee to administer the compliance program. इस compliance के अंदर कंपनी सेक्रेटरी होता है ना, one of the key functions of a company secretary is a compliance officer. A well-tailored compliance program and a culture that values ethical conduct continue to be the critical factors that in the event that corporate personnel engage. Corporate प्रोग्राम कंप्लायंस प्रोग्राम कैसे होना चाहिए? दैट वैल्यूज एथिकल कंडक्ट, एथिकल बिहेवियर। ये क्वेश्चन क्या था लीगल कंप्लायंस प्रोग्राम्स को लेकर? लीगल कंप्लायंस प्रोग्राम क्यों अहम है?
लीगल कंप्लायंस प्रोग्राम इसलिए अहम है बिकॉज लीगल कंप्लायंस प्रोग्राम्स अगर सही ढंग से नहीं होंगे तो कंपनी के अंदर कुछ भी गलत हो सकता है। कंपनी लीगल कंप्लायंस प्रोग्राम सही ढंग से होने के लिए जो प्रोग्राम बनाने वाले लोग हैं वो वेल क्वालिफाइड होने चाहिए, प्रॉपर ट्रेंड होने चाहिए, एक्सपर्ट्स होने चाहिए। वो लीगल कंप्लायंस प्रोग्राम जो बना है वो एक बार बना जिंदगी भर वही ऐसे नहीं होगा, उसका समय समय पर पीरियडिकली रिव्यू होना चाहिए। अगर उस कंप्लायंस प्रोग्राम को तहत किसी ने कंप्लायंस नहीं किया तो उसके खिलाफ एप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी मेजर्स और स्टेप्स होने चाहिए कंपनी में। सिंपल है। लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर क्या दिया? स्पेशल कंसिडरेशन रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी रिस्क। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस स्पेशल कंसिडरेशन। एक सेकंड, रिस्क मैनेजमेंट ये कॉमन है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिस्क ओवरसाइट फंक्शन क्या करना है? निभाना है सही ढंग से रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए। रिस्क ओवरसाइट फंक्शन के लिए उन्हें मैनेजमेंट के साथ करके रिस्क मैनेजमेंट ओवरसाइट करना है। जो रिस्क मैनेजमेंट ओवरसाइट सही ढंग से करेंगे तो इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट होगा। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या? जिस इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ESG इश्यूज को कंसीडर किया जाता है। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के अंदर लीगल कंप्लायंस प्रोग्राम सही ढंग से होता है। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के अंदर साइबर सिक्योरिटी रिस्क को कंसीडर किया जाता है। जहां पर रिस्क मैनेजमेंट में साइबर सिक्योरिटी रिस्क को कंसीडर किया गया, ESG इश्यूज को कंसीडर किया गया, लीगल कंप्लायंस प्रोग्राम को ध्यान रखा गया, वो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिव है। तो क्या करना है रिस्क मैनेजमेंट साइबर सिक्योरिटी में? लेट अस रीड। द एवर इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इज अकम्पनीड बाय रैपिडली ग्रोइंग थ्रेट ऑफ साइबर क्राइम सच एज network security breaches, damage to IT infrastructure, theft of personal data, trade secrets, and commercially sensitive information. Virtually all company functions across all industries are exposed to cyber security risks. What are the risks? Corporate leaders should implement comprehensive cyber security risk mitigation programs and ensure that the board is engaged in cyber risk oversight. Risk oversight में साइबर डाल दो, साइबर रिस्क ओवरसाइट, ESG डाल दो, ESG रिस्क ओवरसाइट। Directors should assure themselves that their company's internal audit function is performed by individuals who have appropriate technical expertise and sufficient time and resources to devote to cyber security risk. जो मैंने कहा ना DISA qualified, वो systems audit करते हैं। तो भैया internal audit करते मतलब वो क्या चेक करते हैं ना साइबर जो साइबर सिक्योरिटी रिस्क है वो कुछ है क्या? The internal audit team should understand and periodically test the company's risk mitigation strategy and provide timely reports on cyber security risks to the board's audit committee. इसमें ऐसे साइबर सिक्योरिटी रिस्क को कैसे कंसिडर करना है, हाउ दे शुड बी कंसिडर्ड इन द रिस्क ओवरसाइट फंक्शन, उसको लेकर ये 3 स्टेप्स है। पहले स्टेप में क्या दिया? पहले स्टेप में उन्होंने दिया इंप्लीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना चाहिए? साइबर सिक्योरिटी रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना चाहिए, जिसमें मतलब क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए साइबर रिस्क ओवरसाइट की। साइबर सिक्योरिटी रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम पहला स्टेप। दूसरा, इंटरनल ऑडिट जो है वो इंटरनल ऑडिट के अंदर साइबर सिक्योरिटी रिस्क को लेकर प्रॉपर क्या होना चाहिए? वी कैन से इंटरनल ऑडिट ने साइबर सिक्योरिटी रिस्क को लेकर प्रॉपर ऑडिट करना चाहिए। जो इंटरनल ऑडिट करेंगे लोग, उन्हें उस साइबर सिक्योरिटी रिस्क को लेकर क्या करना है? रिपोर्ट्स बोर्ड और ऑडिट कमेटी को प्रोवाइड करना है। तो जब वो रिपोर्ट प्रोवाइड होगा, उस रिपोर्ट के बेसिस पर क्या कार्रवाई करनी है, साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम जो डिफाइंड है वो उसमें कुछ चेंजेस करने हैं या वो प्रोग्राम सही ढंग से चल रहा है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कमिटीज डिसाइड कर पाएंगे ना। इन शॉर्ट, साइबर सिक्योरिटी रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम की जिम्मेदारी कुछ हद तक जो कंपनी की इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, जो एक्सपर्ट्स है, उनके ऊपर है। वो जो रिपोर्ट बनाकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देंगे और कमिटीज को देंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कमिटीज मिलकर उस रिपोर्ट को स्टडी कर वो कंपनी का साइबर रिस्क सिक्योरिटी को डिसाइड कर पाएंगे सही या नहीं, उसको इंप्रूव करना है कि नहीं। और बोलो भाई, नीचे दिया ना, इन सेटिस्फाइंग their risk oversight function with respect to cyber security, board should evaluate their company's preparedness for a possible cyber security breach as well as the company's action plan in that event that a cyber security breach occurs. डिजास्टर मैनेजमेंट, कि कल को आतंकवादी हमला हो गया, कुछ हो गया तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट, जैसे 93 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वैसे फिर से बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। तो जिस दिन हुआ था उस दिन तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गया था। बट ऐसा ना हो
इसलिए वो बैकअप प्लान चेन्नई में है, तो वो किए रिस्क ओवरसाइट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी बोर्ड शुड इवैल्यूएट देयर कंपनीज प्रिपेयर्डनेस फॉर पॉसिबल साइबर सिक्योरिटी ब्रीच। क्या दिया उसने उन्होंने? आइडेंटिफाई द कंपनीज क्राउन ज्वेल्स। आपको पता है क्राउन ज्वेल क्या है? सीआरएम पढ़ा है? वो सारे इंपॉर्टेंट असेट्स आपकी कंपनी के। क्राउन ज्वेल्स कौन से है याद है ना? हाँ, टेक ओवर में उन्होंने देखा था, आप क्राउन ज्वेल्स को बेच दो तो आपका टेक ओवर क्या होगा? टेक ओवर लेस अट्रैक्टिव होगा। यहां पर कंपनी को अपने क्राउन ज्वेल्स को आइडेंटिफाई करना है, दैट इज द कंपनीज मिशन क्रिटिकल डाटा एंड सिस्टम्स। क्यों? जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे तो आपको उसके ऊपर साइबर सिक्योरिटी कहां पर क्राउन ज्वेल्स पर खतरा होने के चांसेस ज्यादा है ना। ensure that an actionable cyber incident response plan is in place. Ensure that company has developed effective response technology and services. Ensure that prior authorizations are in place to permit network monitoring. Ensure that company's legal counsel is conversant with technology systems and cyber incident management to reduce response time. Establish relationships with cyber information sharing organizations and engage with law enforcement before a cyber security incident occurs. ये जब हम पढ़ रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी कॉर्पोरेट हाउसेस है, जिनकी वेबसाइट्स है, जिनके एप्स है, जैसे फॉर एग्जांपल चलो हम आईसीआईसीआई बैंक का एग्जांपल लेते हैं, एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल है, कोटक महिंद्रा बैंक है, मारुति है, सुजुकी, रिलायंस है, इन सब का अपना साइबर सिक्योरिटी टीम होता है। 24/7 365 डेज बैंक्स को तो 24/7 365 डेज अपना साइबर सिक्योरिटी सेल और टीम होता है, जो 24 घंटे 365 दिन नजर लगाया होता है बैंक के सिस्टम पर। उनकी 3 शिफ्ट में काम होता है 8 आवर्स के। ऐसे ही कि चलो 12 से 8 कुछ काम नहीं होगा, हम सो रहे हैं, बट 12 से 8 में रात में कोई हैकर ने हैक कर लिया तो 24 आवर्स 365 डेज उनकी साइबर सिक्योरिटी टीम होती है। आई नो दिस। बीकेसी जो मुंबई ना, बीकेसी आईसीआईसीआई बैंक का साइबर सिक्योरिटी टीम वहाँ पर बैठता है। विजिटेड वंस, तो मैंने देखा था आंखों से वहाँ पर कि वो जो साइबर सिक्योरिटी टीम है उनको सिर्फ इतना ही काम होता है, जैसे हम प्लेन के अंदर देखते हैं ना, प्लेन जब उड़ रहा है तो सारे फंक्शन सेटिंग से जब ऊपर दिखता है, वैसे वो टीम को पूरा एंटायर बैंक का जितना भी साइबर रिलेटेड हम कह सकते हैं बैंक के हम कैसे फंक्शंस है, वो सारे उनके स्क्रीन पर होते हैं उधर। एंड वो बैठ के सिर्फ उनका ध्यान होता है, ध्यान देना, मॉनिटर करना। कहीं पर कुछ जैसे हम कहते हैं ऐप में हिच आ गया, ग्लिच आ गया ऐप के अंदर, तो तुरंत उसको रेक्टिफाई किया था आधे घंटे में, 1 घंटे में। रीजन वो तुरंत काम करते उसके ऊपर। अभी देखिए इनकम टैक्स का जो वेबसाइट है, आपने अक्सर सुना होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अक्सर पोर्टल डाउन होता है, जीएसटी का अक्सर पोर्टल डाउन होता है। जिम्मेदारी किसको दी है? इन्फोसिस को, इन्फोसिस कंपनी को। इन्फोसिस कंपनी के अंदर सारे आईटी इंजीनियर्स भरे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इतने स्मार्ट लिए नहीं उन्होंने, तो वो जो सिस्टम डेवलप हुआ है वो इतना फुल रूप नहीं है। जैसे ही रिटर्न फाइलिंग डेट अभी लास्ट डेट है तो इतना भीड़ होता है, पोर्टल ही डाउन हो जाता है, क्रैश। तो फिर पोर्टल डाउन हो गया तो क्या, साइबर सिक्योरिटी टीम होती है जो काम करती है तुरंत उसको फिर से स्टार्ट करने के लिए। तो ये आपको समझना है साइबर सिक्योरिटी रिस्क ओवरसाइट मतलब क्या। उन्होंने दिया है कि भैया एक्शनेबल साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान इज इन प्लेस, डेवलप इफेक्टिव रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज। पता चला कि आप वेबसाइट डाउन हो गया, आप ईमेल पे ईमेल कर रहे हो, कस्टमर केयर को फोन लगा रहे हो, कोई फोन ही नहीं रिसीव हो रहा है, तो रिस्पॉन्स टीम इज नॉट देयर ना, मतलब। अरे बोलो भाई, ये हो सकता। कई बार आप टेक्नोलॉजिकल रिस्क, इन शॉर्ट टेक्नोलॉजिकल रिस्क को सब्सटीट्यूट करने, मतलब उसको मिटिगेट करने के लिए यू मस्ट हैव सम अल्टरनेटिव प्लान ओवर देयर। अक्सर बड़े कंपनीज कस्टमर केयर नंबर देती है। फिर एनीवेज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट साइबर सिक्योरिटी रिस्क। एक बार देख लो ये स्पेशल कंसिडरेशंस सारे साइबर सिक्योरिटी रिस्क, ईएसजी रिस्क, देन वी कैन से द लीगल कंप्लायंस प्रोग्राम, ये सब किस में था? रिस्क ओवरसाइट फंक्शन के अंदर, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में। तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, रिस्क ओवरसाइट फंक्शन देख लो। और अगर ये सही ढंग से नहीं करोगे तो वेल्स फार्गो, लैक ऑफ गुड फेथ, याद है ना, लैक ऑफ गुड फेथ माना जाएगा एंड फेलियर टू टेक एक्शन माना जाएगा। सो डायरेक्टर्स विल बी लायबल फॉर ब्रीच ऑफ देयर फिड्यूशियरी ड्यूटीज। इसका लिंक सब वहां पे है ना। ये जो मॉडल में पार्ट था, सी जस्ट एक बार मॉडल देख लो। कल हमने ये थर्ड पार्टी गाइडेंस देखा था ना,
उसके बाद मॉडल में यहाँ पे रिकमेंडेशंस फॉर इंप्रूविंग क्या दिया, रिस्क ओवरसाइट. देन उसके बाद specific type of actions that board and appropriate board committees may consider part of the risk management oversight. याद है risk management oversight 1 to 13 points देखे तुमने, risk management oversight. Then legal compliance programs. Special consideration regarding cyber security risks. ये दिखा ना, आइडेंटिफाई द कंपनीज क्राउन ज्वेल्स, साइबर इंसिडेंट्स, लीगल काउंसिल, स्पेशल कंसिडरेशन रिगार्डिंग ESG रिस्क्स. एंटिसिपेटिंग फ्यूचर रिस्क्स, रिस्क मिटिगेशन अप्रोचेस ERM, ये तो पहले देखा हमने यहाँ तक. सो दैट कंप्लीट्स द डिस्कशन. मतलब ना आप सोचोगे ये पार्ट मैंने क्यों नहीं पढ़ाया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्ट दैट इज मेंशन ओवर देयर, उसका क्रक्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिया है. और जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ पार्ट था कल के सेशन में मॉडल में, वही पार्ट कुछ जगह रिपीट हुआ. GDPR हमने कल पढ़ा था, याद है, यूरोपियन यूनियन का जनरल डाटा प्रोटेक्शन, तो वही उन्होंने वापस साइबर सिक्योरिटी के अंदर दिया हुआ है, वही चीज़ें वापस डाली है. यूरोप में ऐसा है वैसा है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट. ठीक है, साइबर यूनियन, यूरोपियन यूनियन जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, वही चीज़ें वापस दी है उन्होंने. इस चैप्टर के क्वेश्चंस जो दिए मॉडल के नीचे देखते हैं. लास्ट क्वेश्चन के दिया, एक्सप्लेन द नीड ऑफ डायरेक्टर्स लायबिलिटी इंश्योरेंस इन NGOs. ये हमने देखा है क्या, कोई बोलेगा इसका आंसर क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, कौन सा पार्ट लिख कर दोगे. D&O इंश्योरेंस इन NPOs, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. NGOs का दिया, बट NPOs एंड NGOs सेम है ना, वो पार्ट लिख कर दिया ना मैंने आपको. Then discuss various risk management approaches from a company's perspective. Various risk management approaches. क्या लिखोगे इसमें, बोलो क्विकली, रेफर टू द नोट्स, जल्दबाजी मत करो. Various risk management approaches. रिकमेंडेशन को रिस्क ओवरसाइट, कमिटीज बनाना, रिस्क मिटिगेशन, ये 4 पॉइंट के सब पॉइंट्स हैं. नोट्स को रेफर करो, तुम इंडेक्स को मत रेफर करो, नोट्स को रेफर करके बोलो. मुझे तो मिल गया. वेरियस रिस्क मैनेजमेंट अप्रोचेस फ्रॉम अ कंपनीज पर्सपेक्टिव. ERM, and its significance. ERM के बारे में लिखना है आपको. शॉर्ट नोट ऑन सिनेरियो ऑफ D&O पॉलिसी इन इंडिया, ट्रिगर्स ऑफ बाइंग हमने देखा था. Take a case of crisis management in corporate houses, throw light on its significance. We discussed about Cyrus Mistry and Ratan Tata. We have discussed about 7-8 case studies differently. Crisis management in corporate houses के बारे में देखा ना, Facebook के बारे में देखा था हमने, case studies. Crisis management is not a choice but an indispensable component of the business organizations. ये crisis management के बारे में लिखना है, उसका मीनिंग, उसका सिग्निफिकेंस. काफ़ी क्वेश्चंस उन्होंने यहाँ पर देखो डाले नहीं है, बट मेनी क्वेश्चंस विल कम ऑन व्हाट यू डिस्कस. एक काम करते हैं ना, वो देखते हैं जैसे हम करते हैं ना, तुरंत इस चैप्टर पे आए हुए जो क्वेश्चंस है वो देखते हैं, तो और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भाई इस ढंग से इसी में से आएगा कि नहीं. अभी रिसेंट एग्जाम जून 22 जो हुआ था उसका देखते हैं. पेपर है क्या मेरे पास, आई डोंट नो. जून 22. अभी जून 22 का ही पेपर देखते पहले. चैप्टर नंबर 8 को लेकर जो भी क्वेश्चंस आए चैप्टर नंबर 8 में वो डिस्कस करते हैं. कौन सा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5B. हाँ ठीक है, तब तक पहुंच मैं अभी सीधा 5B, उससे पहले भी होगा ना.
से पहले नहीं है कोई क्वेश्चन? अरे मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। क्या लिखा है? D&O policies can take different forms depending on the nature of organization and the risk it faces. So it is best to seek out an insurance company with deep experience in this specialist field. The policies are generally purchased by the organization to cover a group of individuals rather than by the individuals themselves. Even the non-profit organizations may also purchase D&O insurance for a better protection. Comment. Reasons for buying D&O policy, ये लिखना है आप, D&O policy का definition and reasons. अब देखो ना, ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आता है? इवन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ऑल्सो परचेस। कमेंट। तो आपको D&O पॉलिसी का डेफिनेशन और रीजंस फॉर बाइंग D&O पॉलिसी वो लिखना है इसमें। ये समझना बहुत जरूरी है एग्जाम में। ये जब आप पढ़ोगे तो ये पढ़ने के बाद क्या एग्जैक्टली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वो D&O पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं। और उन्होंने लिखा है कि एनपीओस को भी D&O लेना है भाई, बोलो अरे यस और नो? इवन और उसके अंदर एनपीओस का रेफरेंस भी देना है, क्योंकि आप रीजंस के साथ एनपीओ को भी D&O पॉलिसी क्यों जरूरी है और उसका रेफरेंस लिखना पड़ेगा ना। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है वो। अगला क्वेश्चन नहीं। क्राइसिस मैनेजमेंट अमाउंट्स टू कंट्रोलिंग ऑफ एन अनरूली हॉर्स विच इफ नॉट प्रॉपर्ली ब्रिडल्ड। याद है क्या? पब्लिक पॉलिसी अपोज, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी को लेकर आपने देखा हो, ये एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का स्टेटमेंट है, वो क्राइसिस मैनेजमेंट डाला उन्होंने। Unruly horse which if not properly bridled, it carries its rider where he knows not. Even if it is an apology, it has to be carefully crafted. Explain the statement with the help of any 2 suitable cases. एयरलाइन वाला केस था वो सी। क्या बोल रहे तुम? वो एरोप्लेन वाला ही केस ना, जो उसको बाहर निकाला था और उन्होंने मतलब नहीं, वो केस था क्राइसिस मैनेजमेंट। कौन सा एरोप्लेन वाला केस? सर वो मतलब उसको कुछ अपॉलॉजी पर उसने कुछ बोला कि इट वाज इनकन्वीनियंस। हाँ ओके, यू मीन टू से दैट जो हमने केस देखा था कि उस कंपनी ने अपने पैसेंजर को बाहर निकाला था कि उनको अपने एम्प्लॉयज को भेजना था। हाँ वो उस केस लॉ का रेफरेंस देना ना आपको। मतलब आपने आपकी अपोलॉजी भी ऐसी होनी चाहिए जिससे सामने वाला हर्ट ना हो किसी भी, हाँ किसी भी रेस रिलीजन के व्यक्ति के खिलाफ। ये अपोलॉजी भी केयरफुली क्राफ्ट होना चाहिए जिसमें आप अगर उसको वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस ऐसा उसने कहा था इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एन अपोलॉजी। करेक्ट? हाँ यूनाइटेड, तो उसमें आप पहले डेफिनेशन दो, बट यू टू गिव डेफिनेशन व्हेन दे आस्क्ड यू एक्सप्लेन स्टेटमेंट विद हेल्प ऑफ एनी 2 सुटेबल केसेस, तो आप यूनाइटेड एयरलाइंस का केस का रेफरेंस दो। और उसके अलावा और एक रेफरेंस है अपोलॉजी को लेकर, और एक केस था ना हमने डिस्कस किया था, वो कूलेस्ट मंकी H&M। ये अगला क्वेश्चन किसको है? तो उसमें जो अभी बोला था उसमें दोनों केस का रेफरेंस देके क्राइसिस मैनेजमेंट को डिफाइन कर दिया। नहीं लिखने की जरूरत है, डोंट राइट। हाँ आप उसका सिर्फ ये लिखो वैसे वन ऑफ द केसेस। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इन वन ऑफ द केसेस इट हैज हैपेंड, इन वन ऑफ द कॉर्पोरेट केसेस, कंपनीज केसेस। तुम्हें नाम लिखना ही चाहिए ऐसा जरूरी नहीं, बट याद रखोगे तो अच्छा है, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर केस पर पूछा है ना, इसलिए लिख सकते हो। उसको डिस्क्राइब कर देना केस को। आपके मॉड्यूल में उधर पेपर्स दिए, क्वेश्चन पेपर्स दिए गए एंड में, इसमें दिए आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ये दिसंबर 21 का पेपर है, दिसंबर 21 में है, सीधा क्वेश्चन नंबर 5 में है, पहले नहीं है। एक सेकंड,
है सर, ये वाले तीनों में भी 5 नहीं है, क्वेश्चन 5। कितना क्या दिया 5B में? Risk management should be tailored to the specific company, but generally risk management system should provide for the ways to identification of material risk, implementation of appropriate risk management strategies, and transmission of necessary information to senior executives of the company for their appropriate action. Explain the actions which a board and committee should consider as a part of the risk management oversight. तुरंत वो 13 पॉइंट याद है ना? रिव्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यहाँ पर आपको लिखते हो, पहले लिखना होगा कि रिस्क ओवरसाइट फंक्शन ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है। ऊपर के वो जो 3 पॉइंट्स है ना, उन्हें उसके बाद उन्हें मैनेजमेंट के साथ रिव्यू करना है, और रिव्यू में रिस्क एपेटाइट याद है वो सब डिस्कस किया था, रिस्क कल्चर। कोई और क्वेश्चन है क्या? एक ही क्वेश्चन पूछा, सब में क्वेश्चन 5 नहीं है। बट एक ही क्वेश्चन आया है। हाँ सर, 8 मार्क्स 8 मार्क्स है। कितने मार्क का है? कौन सा? अच्छा वो 8 मार्क का था। ठीक है, मैं सोचता एक क्वेश्चन कैसे है। और कोई क्वेश्चन होना चाहिए 12 मार्क्स के हिसाब से? नो, नहीं है। उससे पहले देखो जून 21 लास्ट से देखते फिर अभी। फाइव ए 5A में पढ़ो, prepare a brief note of perusal before the board narrating the key features of the D&O insurance policy. Your company secretary listed entity engaged in the business of producing and trading of video games. The board of directors have asked you to prepare and submit before the board a note on directors. Prepare a brief note. मतलब ये क्या था? Key triggers. Yeah, the board, what things the directors must know for buying a D&O policy. वो उसको लेकर आएगा ना. Prepare a brief note for perusal before the board, narrating the key features of the D&O insurance policy. तो D&O insurance policy के key features लिखने हैं आपको, और मतलब to the board of directors ऐसा लेटर ड्राफ्ट करना है। यहाँ पे की फीचर्स के बारे में लिखना है, D&O पॉलिसी के की फीचर्स के बारे में। समझ रहे हैं ना? Then 4C, crisis management often requires decisions to be made within a short time frame and often after an event has already taken place. In this slide, explain the meaning of crisis management, meaning पूछा है, and elaborate the crisis of malevolence and crisis of organizational misdeeds. ये malevolence का एग्जाम्पल दिया था, malified motive with wrong motive। ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइसिस देखे थे। ऑर्गेनाइजेशनल मिसडीड्स का भी एग्जांपल देखा था। एग्जांपल क्या दिया था ऑर्गेनाइजेशनल मिसडीड्स का? स्क्यूड मैनेजमेंट वैल्यूज था, और 3 पॉइंट्स थे उसमें, याद है क्या? ऑर्गेनाइजेशनल मिसडीड्स के अंदर 3 सब पार्ट्स थे। क्राइसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मिसडीड्स में 3 पॉइंट्स थे। हाँ, स्क्यूड मैनेजमेंट वैल्यूज, क्राइसिस ऑफ डिसेप्शन एंड क्राइसिस ऑफ मैनेजमेंट मिसकंडक्ट। 4C हो गया ना, उसके बाद अच्छा 4B है यहाँ पे। डिस्कस जनरल लायबिलिटी वर्सेस प्रोफेशनल लायबिलिटी, व्हाट आर द बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स बेनिफिटेड बाय सब्सक्राइबिंग टू प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस पॉलिसी। हमने वो डिस्कस किया ना, हमारे नोट्स में लिखा हुआ है। देन बस इतने ही ना, 4 मार्क के, 8 एक ये 4 मार्क का, ये 8 मार्क, और ये 8 मार्क। मुझे पता है ना ये 16 मार्क का वेटेज, ये आई डोंट नो हाउ 8 मार्क्स क्वेश्चन। जनरली इस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा ही है। अब देखो ना 9 चैप्टर्स है, 100 मार्क का पेपर है, तो अप्रोक्सीमेटली एक टॉपिक 11 मार्क के लिए होना चाहिए। इसका वेटेज ज़्यादा क्यों? बिकॉज फर्स्ट 3 जो चैप्टर्स है वो तीनों मिलाकर आपको 20 मार्क के लिए मिलेंगे, तो बचे हुए जो 6 चैप्टर्स है वो 80 मार्क के लिए। समझ रहे? बच्चे 6 चैप्टर्स 80 मार्क के लिए, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू कैलकुलेट द वेटेज। मतलब अप्रोक्सीमेटली 13 to 14 मार्क्स एक चैप्टर का आना ही चाहिए।
फर्स्ट 3 चैप्टर्स लिंक्ड है इसलिए वो 20 मार्क्स का वेटेज उसका, ठीक है। उससे पहले ये कौन सा है पेपर, जून 20 दिसंबर 20 ना, जून 20 में तो वही नहीं था, दिसंबर 20 का पेपर। जून 20 कोरोना की वजह से बंद था। 5A है सीधा, अच्छा 5A। In today's environment, directors and officers are exposed to risk of personal loss, financial loss as a result of serving as a D&O. Discuss the statement and also elaborate on tools available for mitigation of such risks. What are the tools available? D&O policy. But क्या दिया है? Personal financial loss as a result of serving as a director or officer. हाँ, tools available for mitigation of such risk. वो D&O policy लेना, professional liability insurance लेना, professional indemnity insurance लेना, यही वो tools है ना, ये रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। और देखो ना, पर्सनल फाइनेंशियल लॉस ना हो इसलिए D&O पॉलिसी है। अरे बोलो ना भाई, उन्होंने इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा ये। अगला क्वेश्चन भी इसी को लेकर है। हाँ, मैनेजिंग सोशल मीडिया इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फेसेट्स ऑफ प्रेजेंट ब्रांड्स. Discuss the statement quoting live incident and as a company secretary suggest briefly the way for managing such crisis. मतलब crisis management याद है ना, सोशल मीडिया, हाँ कि आपका वेपन के साथ फोटो याद है क्या डालो, और फिर वो सोशल मीडिया पे वो भी था कूलेस्ट मंकी, वो भी सोशल मीडिया पे था। ये कितना हुआ, 8 मार्क के लिए हुआ ना, अच्छा 8 मार्क्स ईच है, 16 मार्क। फिर और कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो जो मेरा थॉट था कि इस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, वाकई में ज्यादा है। बट अब देखो जनरली D&O इंश्योरेंस पर क्वेश्चन आए, क्राइसिस मैनेजमेंट पर आए, अभी तक ये पार्ट अनटच्ड है। केयरमार्क डॉक्ट्रिन पर भी आया हुआ है क्वेश्चन, बट ठीक है केयरमार्क डॉक्ट्रिन वगैरह पे क्वेश्चन पूछे, बट फिर भी दिस स्पेशल कंसिडरेशन ऑफ ESG, स्पेशल कंसिडरेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी, वो अनटच्ड है। मतलब यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑन दैट पार्ट नाउ इन एग्जाम, बिकॉज हार्डली अब 2-3 अटेम्प्ट बचे। ठीक है, तो और कौन सा पेपर बचाएगा, है ना? हाँ उसी में भी नेक्स्ट पेपर का, ठीक है तो एक कदम आगे। नेक्स्ट पेपर का 6A और C। एंटिसिपेटिंग फ्यूचर रिस्क इज अ की एलिमेंट ऑफ अवॉइडिंग और मिटिगेटिंग दो रिस्क बिफोर द एस्केलेट टू क्राइसिस। अभी देखा, errors and omission insurance is a special type of coverage that protects a company against claims that a professional service provided caused client to suffer financial harm due to mistakes on the part of professional or because he may have failed to perform some service. Why should professional opt for such an insurance? याद है errors and omission insurance का definition? जनरली जो प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर E&O इंश्योरेंस होता है, ये हमने डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, डिस्कस किया था ना हमने। आज कितने मार्क के लेता है ये? 8 मार्क। कुछ है क्या और होना चाहिए? शायद उतना ही है ना, ऊपर फर्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 1 में होगा, एक तो शुरू में होता है या एंड में होता है? ये 2A का 2 हो सकता है। हाँ, that is based on that. Several large companies and financial institutions worldwide no longer exist today as they neglected the basic rules of corporate governance, risk management and control. Comment on the background of today's business environment. जनरलाइज्ड क्वेश्चन पूछे हम, देखो ना C है ना, 1C मैंने कहा शुरू में होता है। A legal compliance program is generally defined as a formal program specifying an organization's policies, procedures or actions with an intent to prevent and detect violations of laws and regulations. Comment be free. अभी देखा था legal compliance program, याद है ना?
मतलब वो एक स्पेसिफिक पार्ट उसको लेके लीगल कंप्लायंस प्रोग्राम कहाँ पे आपके नोट्स में भी दिखा था ना यार. टोन एट द टॉप होना चाहिए, साइलेंट फीचर्स, बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट का टोन होना चाहिए टू फुल कंप्लायंस विद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज इंटरनल पॉलिसीज. पेज नंबर 1 कितना 52 पर है ना वो, देखा है ना. सो इसमें भी वेटेज 12-15 मार्क का हो गया ना. ये फर्स्ट पेपर है जून 19. क्वेश्चन नंबर 6A. POB Limited wants to design and implement an effective ERM system. Evaluate the challenges likely to be faced by company during implementation of ERM system. Enterprise Risk Management System. ये हमारे नोट्स में कहाँ पर है ERM? वो पेज नंबर 147 पर रिस्क मिटिगेशन अप्रोचेस. उसके चैलेंजेस के अगर वो ERM सही नहीं होगा तो वैल्यू डिस्ट्रक्शन होगा. कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? पेज नंबर 148 पर दिया ना चैलेंजेस फेसिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. हाँ वो 4 चैलेंजेस वो है. मैं भी बोल रहा हूँ ऐसे नहीं आना चाहिए. चैलेंजेस फेस्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिला है क्या? देन अभी 6A के बाद 5B. Crisis management is not necessarily the same thing as risk management. What is crisis management? How is it different from risk management? Explain detailed guidelines or recommendation for establishing a good crisis management plan. उसके पहले और कोई क्वेश्चन है? टू ए में D&O insurance has become closely associated with broader management liabilities insurance, which covers liabilities of corporate itself as well as personal liabilities. लगता है ना रिपीट हुआ है. अभी यहाँ पर reasons to buy D&O policy पूछे. 2D भी है. Discuss between general liability insurance distinguish and professional liability insurance के बीच में distinction. अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा हूँ. 1D भी देखो ना. 1D नहीं वो 1D वो कंपनी से वो इसमें देखेंगे हम. आप एक काम करो, आपके नोट्स में ना वहाँ पर जो अभी ये चैप्टर हमने पढ़ा है ना उसमें आप समझ में आ रहा है कहाँ पे मैंने देखा. लास्ट में आओ, पहले 153 पर आओ. वहाँ से आप जो स्पेशल कंसिडरेशन रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी रिस्क दिया ना उसको PFQ मार्क करो. फिर ESG को PFQ प्रोबेबल फ्यूचर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहते हैं मार्क करो. ESG और साइबर सिक्योरिटी को. जो देखना है वो जो लॉ एंड रेगुलेशंस इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव था ना, लॉ एंड रेगुलेशन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव मिला. उसमें फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस जो था ना, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस उसको PFQ मार्क करो. उसी में साइबर सिक्योरिटी का लॉ एंड रेगुलेशन था उसको एक मार्क करो. 149 पर केयरमार्क डॉक्ट्रिन और वेल्स फार्गो केस उसको मार्क करो PFQ. वन 148 पर कॉमन प्रॉब्लम्स इन रिस्क मैनेजमेंट दिया ना, रिस्क नॉट फ्रीक्वेंटली लिंक टू स्ट्रेटेजी उसको मार्क करो. ठीक है. 8 मार्क के क्वेश्चन जो भी मार्क किए ना उस पर आ सकते हो. ठीक है. So we completed this chapter. Let's start with chapter number 9 in our next lecture. Thank you.